बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि औरंगी टाउन के 711 मुलाजमीन ताहाल अक्टूबर की तनख्वाहों से महरूम है। म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद के मुताबिक इंतजामिया 2 माह से घोस्ट मुलाजमीन की तलाश कर रही है। पे स्लिप का रिकॉर्ड बार बार मांगने के बावजूद फराहम नहीं कर रहा। क्या तफसीलात है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन के क़याम के बाद से ही इसके जो मुलाजमीन हैं वो इंतहाई कस्मा पुरसी से दो चार हैं, और उसकी वजह यह है कि उनको तनख्वाहों की अदायगी जो है वो कई रोज़ ताख़ीर से की जा रही है। गुज़िश्ता यानी सितंबर के महीने की जो तनख्वाह उनको मिली वो अक्टूबर के बिल्कुल आखिरी लम्हात में जो है वो तनख्वाहों की अदायगी की गई। इसी तरह अब अक्टूबर की तनख्वाह जो है वो उनको नवंबर के महीने में नहीं मिल सकी है, और इसकी वजह ये बताई जाती है कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं, ख़ास तौर पे HRM डिपार्टमेंट जो है उनके हेड ताउन नहीं कर रहे हैं और दफातर में नहीं आ रहे हैं, जिसके नतीजे में इन घोस्ट मुलाजमीन की तलाश में इंतज़ामिया ताहाल नाकाम दिखाई देती है। TMC औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब, क्या मसला है, ये कब हल होगा ये तनख्वाहों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला पहला ये आ गया हमारा कि तनख्वाहों का बड़ा इशू था पहले। अब माशाल्लाह से तनख्वाह हमारी बन गई है। जो OZT आई है वो 5 करोड़ 30 लाख रुपए आई है, और जो हमारी तनख्वाह हैं वो हैं 4 करोड़ 70 लाख रुपए। ये हमने माशाल्लाह से हमारा काम ये अच्छा हो गया। और दूसरी बात ये है कि हमने जो लोगों की तनख्वाह रोकी, हमने खुद नहीं रोकी है। हम नहीं चाहते किसी के चूल्हे अब बंद हो जाएँ। मसला ये है कि आपको खुद पता है कि यहाँ पर पिछले दौर में क्या हुआ है। हमने भी मैंने ये क्या किया कि मैंने एम्प्लॉइज़ को बोला कि अपने सिंध बैंक के 2015 से जो आपके अकाउंट खुले मुझे उनकी डिटेल चाहिए, वो मुझे ला के देते हैं, मैं तनख्वाहें सबकी देता रहूँगा। तहकीकात का अमल कितने अरसे में आप समझते हैं मुकम्मल हो जाए? इंशाअल्लाह ताला हम इस हफ्ते हमारा टारगेट है कि हम खत्म कर देते। मेन चीज़ है हमारी बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट आ गई बात खत्म हो गई ना, पता चल जाएगा कौन हेलीकॉप्टर आया है, कौन सही है हमारे पास। बिल्कुल, आगा फहद ये बता रहे थे कि जो घोस्ट मुलाजमीन हैं उनकी तलाश के लिए इंतज़ामिया संजीदगी से काविशें कर रही है, लेकिन सिंध बैंक का अमला ताउन कर रहा है, ना ही डायरेक्टर HRM जो है वो दफ्तर आ रहे हैं, जिसके नतीजे में घोस्ट मुलाजमीन का जो इनकी शनाख्त का अमल है वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार है, और उसका खमियाजा तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी की सूरत में कहा यह जा रहा है कि रवां हफ्ते ये तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी। जी, MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की तबीयत बेहतर होने लगी। रऊफ सिद्दीकी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। रऊफ सिद्दीकी को कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब CCU वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की तबीयत बेहतर होने लगी है और रऊफ सिद्दीकी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। क्या तफसीलात है, हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमें बताएंगे। शुएब, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और कैसी तबीयत बताई जा रही है अब रऊफ सिद्दीकी की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कौमी अदारा बराए अमराज कल्ब में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है MKM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। रऊफ सिद्दीकी की तबीयत जो है अब बेहतर होती जो है वो दिखाई देती है। उन्हें वेंटिलेटर से भी हटा दिया गया है। रऊफ सिद्दीकी कौमी अदारा बराए अमराज कल्ब में CCU 2 वार्ड में जो है ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें कल तक जो है वो डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज जो है MKM रहनुमा को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें जो है कौमी अदारा बराए अमराज कल्ब जो है वो लाया गया था। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के दौरान जो है रऊफ सिद्दीकी को एक स्टेंट जो है वो डाला गया है। उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, जिसके बायस प्रोसीजर के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। ताहम अब से कुछ देर कबल जो है वेंटिलेटर जो है हटा दिया गया है। रऊफ सिद्दीकी इस वक्त जो है होश में है और अपने करीबी अजीज व अकारिब से भी जो है उन्होंने मुलाकात की है। डॉक्टर्स का कहना है कि रऊफ सिद्दीकी की तबीयत जो है अब बेहतर है और मुमकिन तौर पर कल तक जो है उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। प्राइवेट अफराद के बगैर इजाज़त दाखिले पर पाबंदी है। सरकारी मुलाजमीन को ऑफिस कार्ड अवेजा करने की हिदायत जारी की गई हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जिस हवाले से आपको बता रही है। प्राइवेट अफराद के बगैर इजाज़त दाखिले पर भी पाबंदी है। सरकारी मुलाजमीन को ऑफिस कार्ड अवेजा करने की हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, संघ सरकार ने सिक्योरिटी सूरत के पेश नजर संघ सेक्रेटरी की सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए। इस हवाले से महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जो हुक्मनामा संघ सेक्रेटरी के तमाम गेट्स पर आवेजा कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि संघ सेक्रेटरी के अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए, जिसमें खासतौर पर जो दाखिली और खारजी गेट्स है वहाँ पर जो है दोनों गेट पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई, जिसमें स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी शामिल है। यहाँ पर जो है जो गैर मुतलका अफराद है इनको बगैर इजाजत के संघ सेक्रेटरी के अंदर दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा गैर मुतलका जो गैर सरकारी गाड़ियां हैं उनके दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ दोनों गेट पर इजाफी पुलिस के एहलकार तैनात करने और खवातीन पुलिस एहलकारों को भी तैनात करने के अहकाम जारी कर दी गई। जो सरकारी गाड़ियां ओरिजिनल नंबर प्लेट वाली उनको दाखिल होने की इजाजत हासिल होगी। इसके अलावा संघ सेक्रेटरी की सिक्योरिटी सख्त करने के लिए जो विजिलेंस का काम है उसको जो है बेहतर बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। जो अफराद सरकारी मुलाजिम है वो अपने गले में कार्ड, उनको हाथ में उनका कार्ड दिखाकर ऑफिशियल कार्ड, जिसके बाद वक्त को गेट के जरिए अंदर दाखिल होंगे। इस लिहाज से संघ सेक्रेटरी के इंतजाम जो इंतहाई सख्त कर दिए हैं। बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करके वो दीवारों पर भी चुस्पाया गया है। जी अच्छा आज़ाद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, तो इसकी क्या वजूहात बताई जा रही हैं? क्या पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं थी? जी बिल्कुल, मामूल के लिहाज से संघ सेक्रेटरी की सिक्योरिटी पहले से बेहतर थी, लेकिन अचानक से जो संघ हुकूमत ने सिक्योरिटी सूरत जो मौजूदा सूरत है उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम जो है सख्त करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करके सिक्योरिटी नई एसओपी के तहत जो है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी अच्छा, ये आज़ाद बताइएगा कि अहकाम जारी किए गए हैं, कब तक इस पर अमल दरामद किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो है जैसे ही दफ्तर खुले हैं तो ये जो बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा यहाँ पर दीवारों के जो गेट्स हैं उन पर चुस्पा है, जिसमें जो खारजी और दाखिली गेट तमाम शामिल हैं। जिसके बाद में फौरी तौर पर जो सिक्योरिटी के मजीद एहलकार जो है के लिए यहाँ तैनात कर दिए कि जिसमें जो सिक्योरिटी पुलिस भी शामिल है और इसके अलावा जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी शामिल है और खासतौर पर संघ सेक्रेटरी की जो अपनी सिक्योरिटी उसके जवान भी शामिल है, जिनको यहाँ पर दोनों गेट पर तैनात कर दिए गए। खासतौर पर जो अफराद यहाँ से गेट पर पहुंचे तो उनको सिर्फ थ्रू गेट के जरिए अंदर जाने की इजाजत हासिल है। बाकी जो गैर सरकारी अफराद है उनको पास बनाकर अंदर से जिस बैंक में जाना होता है वहाँ से इजाजत हासिल करनी पड़ती, जिसके बाद में जो है सेक्रेटरी के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम है उनके कार्ड देखने के बाद में उनको वाक थ्रू गेट के जरिए अंदर छोड़ा जा रहा है। जी अच्छा आज़ाद, एक बार फिर से ये भी बताइएगा कि कितने दाखिली रास्ते हैं और दाखिली रास्तों पर कितनी सिक्योरिटी तैनात की गई है? जी बिल्कुल, संघ सेक्रेटरी की जो मेन संघ सेक्रेटरी है जिसमें तुगलक हाउस है, बिल्डिंग नंबर 1 है, बिल्डिंग नंबर 6 है, ओल्ड केडी बिल्डिंग 1 और 2 है। यहाँ सिर्फ 2 गेट, एक दाखिली है दूसरा खारजी है, और बाकी जो गेट है उनको जो केपी और पुलिस हमले के बाद में तमाम को बंद कर दिया गया है। जबकि बाकी जो बैरक्स हैं उनके एक एक गेट है, वो एक ही दाखिली गेट वही है, वो खारजी गेट वही, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। यहाँ संघ सेक्रेटरी के जो दफातर है खासतौर पर तुगलक हाउस है या बिल्डिंग नंबर 1-6 और ओल्ड केडी बिल्डिंग, इनकी जो रास्ते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी सेक्टर है। इसके साथ साथ जो बैरक्स हैं जहाँ मुख्तलिफ महकमों के दफातर है वहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। अच्छा आज़ाद, ये भी बताइएगा कि आप माजी में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया है जिसके बाद सिक्योरिटी को सख्त किया गया है? जी बिल्कुल, कराची में अमन अमान की सूरत जब बिगड़ती रही है, कराची में मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात रुनुमा होते रहे हैं, तो दीगर इदारों की तरह संघ सेक्रेटरी की भी सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त करने के अहकाम जारी किए जाते हैं। इस तरह के जो फैसले भी किए जाते हैं उस तरह के जो मरासले भी जारी करके सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर जाते हैं। इसके साथ जो कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ तब भी जो संघ सेक्रेटरी की सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए, लेकिन एक बार फिर से इस वक्त निगरान सेक्टर में जो है बाकायदा तौर पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम आज सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए अहकाम जारी किए गए। जी, सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आज़ाद नोहड़ियो अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में लखनऊ सोसाइटी कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात के केस की अहम समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि अब भी गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि तामीरात जारी हैं। वकील ने अदालत में तस्वीर दिखा दी। अदालत ने इस सोसाइटी की इंस्पेक्शन करने की हिदायत भी जारी की हैं। क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नुमान गुल से।
بالکل سندھ ہائی کورٹ میں لکھنؤ سوسائٹی کورنگی میں غیر قانونی تعمیرات کا یہ معاملہ ہے جس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ عدالت میں جو ہے وہ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ لکھنؤ سوسائٹی میں کئی سالوں سے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ فروری 2023 میں ہائی کورٹ کی جانب سے جو مکانات تھے وہاں پر جو قائم کیے گئے تھے غیر قانونی طور پر انہیں مسمار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس پر ایس بی سی اے نے بھی انسپیکشن کرنے کے بعد وہاں پر جو ہے وہ رپورٹ پیش کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق بھی یہ تمام کے تمام جو مکانات تھے، جو بڑے مکانات تھے انہیں چھوٹے مکانات بنا کر جو بیچا اسے غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا ایس بی سی اے کی جانب سے، لیکن ان مکانات کو توڑا نہیں جا رہا تھا، جس پر جو ہے وہ درخواست گزار نے ہائی کورٹ سے یہ کہا تھا، یہ درخواست کی تھی کہ یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہے لکھنؤ سوسائٹی میں اسے جو ہے وہ روکا جائے، اسے بند کیا جائے، جس پر جو ہے وہ سوسائٹی کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تمام تعمیرات ہیں یہ پرانی تعمیرات ہیں اور یہ پرانی تعمیرات کا جو کیس ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، جبکہ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں ہی تصاویر دکھا کر یہ کہا تھا کہ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، جس پر عدالت کی جانب سے عدالت نے جو ہے وہ لکھنؤ سوسائٹی میں انسپیکشن کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جبکہ کیس کی مزید سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی شہریوں پر مہنگائی کی بمباری جاری ہے۔ موسم سرما کی آمد سے قبل ہی گیزر کی قیمت میں 10% اضافہ ہو گیا۔ صدر الیکٹرک مارکیٹ ایسوسی ایشن مجاہد شبیر نے قیمت بڑھنے کی وجہ خام مال، بجلی اور لیبر کے اخراجات میں اضافے کو قرار دے دیا۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے کاوش میمن سے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی گیزر کی فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اس بار کیا معاملات ہیں، اس حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں لائٹ ہاؤس الیکٹرک مارکیٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ پچھلے سال کے اور مقابلے میں اس سال کی جو صورتحال ہے، پرائس میں تقریباً جو ہے نا ایوریج 10% کا فرق بڑھا ہے، اور اس میں ایکچوئل جو بڑھنے کی وجوہات دو ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے الیکٹرکسٹی مہنگی ہو گئی ہے، مینوفیکچر کو اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے۔ دوسرا لیبر کاسٹ بڑھ گئی ہے، لیبر کاسٹ ظاہر ہے مہنگائی کی وجہ سے لیبر کی تنخواہیں بڑھانی پڑی تو کمپنی والوں نے وہ اضافہ کیا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو را مٹیریل چونکہ اس کا امپورٹ ہوتا ہے تو اس امپورٹ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائز میں تھوڑا سا جو فرق آیا وہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس سال جہاں تک سیل کی آپ بات کریں تو اس سال سیل کی پوزیشن پچھلے سال بھی کم تھی اور اس سال بھی کم ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ بائنگ پاور کسٹمر کے نہیں ہے، اور چونکہ کاسٹ وائز گیزر مہنگے ہو گئے ہیں اور ہر آدمی کے اب اس میں نہیں رہا تو عموماً لوگ اس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی نہ کوئی کر لیتے ہیں اور اس طرح پانی گھر میں گرم کر کے استعمال کر لیتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں مارکیٹ کے صدر مجاہد شبیر ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے، جیسا کہ ان کا بتانا ہے کہ گیزر اس بار جو ہے وہ 10% مہنگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے مہنگے ہوئے ہیں تو اس کا مارکیٹ پہ امپیکٹ بھی آ رہا ہے، لوگوں کی قوت خرید متاثر ہونے کی وجہ سے اس بار ڈیمانڈ بھی کم دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ سٹاک مارکیٹ ریکارڈ قائم کرنے لگی اور کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مارکیٹ میں شیئرز کی خرید و فروخت جاری ہے۔ 100 انڈیکس 56,534 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے ہمارے نمائندے ایاز رانا سے۔ جی بالکل، جیسے آج کاروباری ہفتے کا دوسرا روز اور مارکیٹ جہاں ہم کہہ رہے ہیں سٹاک مارکیٹ روز بہ روز ایک نیا ریکارڈ قائم کرتی جا رہی ہے۔ 3 نومبر کے بعد سے مارکیٹ کے اندر جو مسلسل تیزی جاری ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آج کا دن خود بالخصوص جو مارکیٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مارکیٹ ایک دم ہائی مارتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے مارکیٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، تو اس کا کیا امپیکٹ ہے، کیا وجوہات ہیں، اس کو جاننے کے لیے اس وقت ہم سٹاک ایکسچینج میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جبران سرفراز موجود ہیں، جبران سے جانتے ہیں۔ جبران، آج مارکیٹ ایک عجیب سینٹیمنٹس دکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے 200-250 پوائنٹس نیگیٹو ہوتی ہے، ایک دم 100 پوائنٹس پازیٹیو ہو جاتی ہے، کیا لگ رہا ہے مارکیٹ کا؟ دیکھیں یہ بہت ہی ہیلتھی سائن ہے کہ مارکیٹ جو پہلے ہائی بناتی ہے پھر نیچے آتی ہے، باٹم پہ آتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک نئے ہائی کی طرف جاتی ہے، تو یہ ہیلتھی سائن ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا جو ہے اس سے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ جو والیٹیل مطلب اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اوپر بک بھی رہا ہے نیچے مل بھی رہا ہے، مطلب ایک بلش ٹرینڈ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب مستقبل میں دیکھیں گے کہ جو مزید جو ہے ہائی پہ ہائی بنائے گی، اس کی جو بنیادی وجہ جو IMF سے مذاکرات ہیں وہ تقریباً آخری مراحل پر ہے، اور جو ہمیں اس پہ لگتا ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی اور جو ایک پازیٹیو خبر IMF کے حوالے سے بھی آ جائے گی۔
ٹھیک ہے، جیسے جبران نے یہ بتایا کہ مارکیٹ میں ایک ہیلدی سائن مانا جاتا ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ تیزی بھی دکھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد مارکیٹ میں ایک دم سے جو ہے وہ شیئرز کو بیچنے کا رجحان دکھتا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اوپر ایک پریشر آتا ہے اور مارکیٹ نیگیٹو چلی جاتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں جب مارکیٹ میں شیئرز کی قیمتیں تھوڑی کم ہوتی ہیں تو لوگ دوبارہ اس کے اوپر جو ہے بائنگ کرتے ہیں، تو مارکیٹ ایک پازیٹیو سائن کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو دن بھر آج لگتا یہی ہے کہ مارکیٹ کے اندر اتار چڑھاؤ دیکھا جائے گا، جس کے باعث مارکیٹ جو ہے وہ ایک رینج بانڈ کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ 100 سے 200 پوائنٹس کے درمیان آج 100 انڈیکس ٹریڈ ہوتا ہوا جو ہے ہم کو نظر آ رہا ہے۔ جی، غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 974 افراد کو کراچی کے ہولڈنگ کیمپ سے افغان بارڈر بھیجا جا چکا ہے۔ اس وقت کتنے افراد ہولڈنگ کیمپ میں موجود ہیں، جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان سلیم سے۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت ہم ہولڈنگ کیمپ کے باہر موجود ہیں اور تارکین وطن کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی ملیر جیل سے متعدد تارکین وطن کو ہولڈنگ کیمپ منتقل کیا گیا اور اب تک حکام کے مطابق مجموعی طور پہ 974 افراد کو ہولڈنگ کیمپ سے چمن بارڈر جو ہے وہ بھیجا جا چکا ہے۔ مزید اندر جو ہے وہ اس ٹائم پہ تارکین وطن موجود ہیں جن کی مجموعی طور کے اوپر ہم بات کریں تو 100 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اندر موجود ہیں تارکین وطن، اور ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جو ہے وہ آج ایک بار پھر شروع کیا جائے گا۔ 2 بسوں کے تھرو جو ہے وہ یہاں سے بھیجا جائے گا چمن بارڈر، اور ابھی بھی متعدد افراد اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں جو کہ ایس پی سولاب کوٹ کے دفتر میں اپنی ان کی ناظرہ ویریفیکیشن چل رہی ہے۔ جن تارکین وطن کے پاس دستاویزات موجود ہیں ان کو جو ہے وہ وہیں سے واپس بھیجا جا رہا ہے ان کے گھروں میں، اور جن کے پاس دستاویزات موجود نہیں ہیں ان کو وہاں سے ہولڈنگ کیمپ منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اگر ہم لوگ سہولیات کی بات کریں تو اندر کھانے پینے کی سہولیات موجود ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلانے کی سہولیات موجود ہیں، میڈیکل کیمپ اندر لگایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ تمام تر انتظامات جو ہیں وہ یہاں پر کیے گئے ہیں۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تقریباً 14 روز ہو گئے اس آپریشن کو، اور وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مزید تیزی اس آپریشن میں لائی جائے گی تاکہ جو تارکین وطن ہیں جو غیر قانونی طور کے اوپر کراچی میں مقیم ہیں یا اندرون سندھ میں مقیم ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے وطن واپس بھیجا جائے۔ جی، صنعت کاروں نے حکومت کے نئے اور پرانی صنعتوں کو گیس کی بلا تعطل فراہمی کا فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ صدر آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن راشد صدیقی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے برآمدی شعبوں کی پیداواری صلاحیت 100% تک ہو جائے گی۔ کیا تفصیلات ہے، جانیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ صنعت کاروں کے لیے اچھی خبر آئی ہے کہ جو تمام صنعتیں ہیں اس کو مسلسل گیس کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا، بڑا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے جو ایکسپورٹ انڈسٹری و مقامی انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا۔ جانتے ہیں ایکسپورٹ جو یہاں آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں راشد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑا فیصلہ ہوا ہے سر کہ گیس بحران رہتا ہے اور اس کے بعد اب کیا مسلسل فراہمی ملے گی؟ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ گیس کی فراہمی کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ ہوگی وہ یقیناً بڑھے گی۔ اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ جب سے ہماری نئی گورنمنٹ آئی ہے، جب سے ہمارے نئے لوگ آئے ہیں، جب سے چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے ذمہ اکنامی کا بیڑا کو اٹھایا ہے، تو جب سے آپ دیکھیں کہ جو اسٹاک کی مارکیٹ ہے وہی بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ آپ نے ڈالر بھی دیکھا ہوگا بڑی تیزی سے نیچے آیا ہے، لیکن آج کل پھر مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیمپریری طور پہ تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے۔ پھر جو گیس کا فیصلہ ہے یہ بھی ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور گیس کی بلا تعطل فراہمی اگر تمام صنعت کاروں کو ملتی رہے گی تو میری گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں جو ہماری ایکسپورٹ ہوگی وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھے گی۔ اور اس کی وجہ سے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو صنعت کار تھے جن کے اندر ایک مایوسی کا شکار ہو گئے تھے اور جن کے تمام پالیسیز ایسی آ رہی تھی جو صنعتوں کی کلنگ کی پالیسیز آ رہی تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام ایسی پالیسیاں آ رہی ہیں جو صنعت کاروں کی فرینڈشپ والی پالیسی آ رہی ہے، جس سے صنعت کاروں کو فائدہ ہوگا، جس سے صنعتیں دوبارہ بوم پہ آئیں گی، جس سے ہماری ایکسپورٹ دوبارہ بوم پہ آئے گی، جس سے ہماری معیشت کے اندر دوبارہ سے استحکام آئے گا۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا جو حکومت کا بڑا فیصلہ کہ گیس کی بلا تعطل فراہمی ہوگی اس کو خوش آئند قرار دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو بروم ملے گا اور ساتھ ہی ایکسپورٹ تیزی سے بڑھے گی۔ جی، منگو پیر میں پولیس کی بروقت کارروائی گمشدہ بچی کو والدین سے ملوا دیا۔ پولیس ہیلپ لائن کو ایک بچی لاوارث حالت میں ملی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ منگو پیر میں پولیس کی بروقت یہ کارروائی ہے اور گمشدہ بچی کو والدین کے حوالے کر دیا۔ کیا تفصیلات ہیں، ہمارے نمائندے شاہ زیب حسین سے جانیں گے۔ شاہ زیب بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, मंगो पीर का इलाका है जहां पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करी है। गुज़िश्ता बच्ची को वालिदैन से मिलवा दिया है। मददगार 15 पुलिस को एक बच्ची लावारिस हालत में मिली थी। काम की जानिब से कहा जा रहा है कि बच्ची से पूछगछ की और वर्षा की तलाश शुरू की। इलाके की मदद से बच्ची के वालिद तक रसाई हासिल हुई और बच्ची के वालिद को जो है थाने बुलाकर वो जो बच्ची थी उसको वालिदैन के हवाले जो है कर दिया गया। बच्ची की वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और उनकी काबिश को जो है सराहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन। कराची में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी का अमल तेज हो गया। एसपी ऑफिस सोहराब गोट में कायम नादरा डेस्क से शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक की जा रही है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी वहां पर मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अनुषा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जो है वो जारी है। एसपी सोहराब गोट ऑफिस में जो है वो नादरा की डेस्क भी जो है वो कायम की गई थी, जिसके अंदर जो है वो जो गैर कानूनी मुकीम अफराद है उनका कार्ड जो है वो रीचेक करके ही जो है वो उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। जिसके पास कार्ड मौजूद है उनको जो है वो छोड़ा जा रहा है, जबकि जिनके पास कार्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको जो है वो हाजी कैंप रवाना किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो कि जिनको लाया गया है और उनका कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। चाचा ये बताएं कि कोई परेशानी वरेशानी है पुलिस की जानिब से, कोई क्या ठीक चल रहा है, कोई मसला मसाइल आप लोगों के? आपका कार्ड चेक किया जा रहा है, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा अफगानिस्तान से ताल्लुक है। बताएं क्या कोई मसले मसाइल हैं, क्या चेक किया जा रहा है कार्ड? अभी फिलहाल तो कार्ड चेक किया जा रहा है। हमने अपने दुकान ले लिया। अभी कब से आप यहाँ पर हैं? तकरीबन 35 साल हो गए यहाँ पर। नहीं, अभी यहाँ पर सोहराब गोट ऑफिस तकरीबन हम सुबह 6 बजे आए। 6 बजे जी। कौन से एरिया से? सराब सामने अलासिफ से। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इमरान के यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जो है वो जारी है। ये नादरा की डेस्क कायम की गई है जहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर इनके कार्ड्स को जो है वो रीचेक किया जा रहा है और रीचेक करने के बाद जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है उसको जो है वो हाजी कैंप जो है वो रवाना किया जा रहा है। रोज़ की बुनियाद के ऊपर ये ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। मौजूदा निगरां हुकूमत की जानिब से सख्त अहकाम दिए गए हैं कि जो भी गैर कानूनी मुकीम है उनको जो है वो वतन वापस जो है वो भेजा जाएगा। शुरू से ही जो है वो ऑपरेशन जब शुरू हुआ था 1 तारीख से लेकर अब तक जो है वो ये सिलसिला जो है वो बगैर किसी रुकावट के जारी है। 14 दिन जो है वो हो चुके हैं इस ऑपरेशन को और कई ऐसे अफराद हैं जो कि ख़ुद से भी रज़ाकाना तौर पर भी जो है वो जा चुके हैं और साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे भी हैं जिनको ऑपरेशन करके पुलिस ने जो है वो डोर टू डोर ऑपरेशन करने के बाद जो है वो सोहराब गोट डिवीज़न से जो है वो एसपी सोहराब गोट ऑफिस लाया जा रहा है और यहाँ पर लाकर जो है वो ख़वातीन, बच्चे और जो मर्द हजरात हैं उनको जो है वो हाजी कैंप रवाना किया जा रहा है। हाजी कैंप से उनको आगे की तरफ रवाना किया जा रहा है। जी, कराची के सरकारी स्कूलों में दाखिलों में इजाफा हो गया, लेकिन 40% तालिबे इल्म स्कूलों से गैर हाजिर है। इस हवाले से मजीद बता रही है हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, इस साल जो है वो शहर कायद में सरकारी स्कूलों में जो है वो तलबा के इनरोलमेंट की तादाद में जो है वो खासा इजाफा हुआ है, जिसमें 15 से 20% जो है वो इनरोलमेंट की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसकी बेसिक वजह जो है वो यही है कि असातिज़ा की भर्ती है। 50,000 से ज़ायद असातिज़ा को जो है वो असातिज़ा जो है वो न्यू अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन जो है वो सरकारी स्कूलों में जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट फॉल का शिकार है। बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, इनरोलमेंट तो इतने भर्ती हुए लेकिन बच्चों की तादाद जो है वो अभी भी स्कूलों में कम है, तो इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि गर्ल्स में आप जाएंगे तो गर्ल्स की बच्चियां जो हमारी है उनको पढ़ने का शौक भी है और वो पढ़ती भी हैं। आपको उनकी इनरोलमेंट और अटेंडेंस फुल आपको 100% नज़र आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, उनसे पेरेंट्स अपना काम लेते हैं। गरीबों के बच्चे हैं, फिर शॉप वगैरह पे या किसी दुकान वगैरह पे अपनी जो अर्निंग अपनी रोज़ी के लिए वो उनसे मदद लेते हैं। बाकी हमारी जो बच्चियां हैं गर्ल्स की, इंशाल्लाह वो आपको 100% नज़र आएंगी स्कूलों में। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि स्कूलों में अटेंडेंस जो है वो बढ़ाने के लिए इनकी जानिब से जो है एसएमसी की जानिब से जो है वो एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया है, जिसमें जो है वो तलबा और पेरेंट्स से जो है वो मीटिंग की जा रही है और उनको जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है कि ताकि वो बच्चों को अपने स्कूल भेजें। चूँकि सरकारी स्कूल जितने भी हैं, सरकारी स्कूलों में जो तलबा की तादाद है वो गरीब तलबा होते हैं जो कि, लेकिन उनके जो वालिदैन होते हैं वो उनसे जो है वो काम वगैरह करवाते हैं। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में गर्ल्स की अटेंडेंस तो फुल है, लेकिन जो है वो जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ के बेसिक बात करें तो वहाँ पे जो है वो अटेंडेंस का शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है। जी, पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ने स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकूमत से बैडमिंटन कैंप लगाने की दरख्वास्त कर दी।
बैडमिंटन फेडरेशन के नायब सदर फरहान लाशारी कहते हैं फंड्स की कमी के बायस एशियन गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद कम थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कैंप लगाए तो नया टैलेंट सामने आएगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले जो है ज़ोरों शोर से जारी हैं और मुल्क भर से जो है लड़के लड़कियां जो है इस जो है चैंपियनशिप में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध बैडमिंटन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरहान लाशारी साहब, जो कि पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के भी जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं और कराची बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। देखिए, अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में अभी शोएब साहब आए हुए हैं, डीजी हैं, और उन्होंने काफ़ी अभी हमारे साथ कंट्रीब्यूशन की है और पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को उन्होंने सपोर्ट की है। अब इंशाल्लाह हमारा उनसे फ्यूचर में बिल्कुल हमारी नज़रें उनके ऊपर ही हैं कि वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को सपोर्ट करें। हमारा जूनियर चैम्पियनशिप्स हो गई, हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स हो गई, उस पर सपोर्ट करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स पे हमारी थोड़ी सी सपोर्ट की जाए कि हम बच्चों का कैंप जो है वो एक इस्लामाबाद जैसे वेन्यू में लगा सकें कि बच्चे वहाँ से, क्योंकि पहले कैंप्स लगते थे तो मेडल्स भी आते थे, अब कैंप्स नहीं लग रहे तो मेडल्स भी नहीं आ रहे, तो कैंप्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है हमें। और हम चाहते, मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान हुकूमत से कि वो इस हर गेम में सपोर्ट करे। ख़ासतौर पर बैडमिंटन एक ऐसी गेम है जो शटल कॉक से खेली जाती है, अगर उस पर ज़्यादा सपोर्ट कीजिए तो हमारे पास बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो बीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो ग्रास रूट लेवल पे बहुत ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कैंप ना लगने की सूरत की वजह से ये मेडल हमारे रह जाते हैं। पहले स्पोर्ट्स बोर्ड कैंप लगाते थे तो बिल्कुल पलवशा जैसी प्लेयर हो गई, माहौर जैसे प्लेयर हो गए जो एक एसएफ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स में मेडल ला चुके हैं। ये बात नहीं है कि हम मेडल नहीं लाते थे, मेडल लाते थे, लेकिन उसके लिए हमें हुकूमत की सरपरस्ती ज़रूर चाहिए। दूसरे मुल्कों से 16 प्लेयर जाते हैं, 8 लड़कियां 8 लड़के, ये एक जेन्युइन टीम होती है। और हमारे लिए सिर्फ फंड की कमी की वजह से, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कि फेडरेशन टूर्नामेंट्स करवाए या फिर प्लेयर्स को बाहर भेजे, दोनों में से एक काम करवा सकती है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम टूर्नामेंट ज़्यादा करें जिससे टैलेंट को एक निखार तो मिले। अगर वही टूर्नामेंट्स के पैसे हम अगर टूर्स पे लगवा दें बच्चों को, तो इस पे तो फिर वो जो नीचे वाला टैलेंट है वो तो ज़ाया हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान लाशारी साहब, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त इनका ये इक़दाम है कि यहाँ पर इन्होंने नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल बैडमिंटन जूनियर चैम्पियनशिप के मुकाबले कराए हैं, जिसमें मुल्क भर से जो है खिलाड़ी यहाँ पर आके शिरकत कर रहे हैं। अगर इनके साथ भरपूर किस्म का ताउन करे और इनको सपोर्ट करे तो यही वो बच्चे हैं जो आगे जाके नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकते हैं और जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं।